हम कभी पक्के मकानों में रहते हों और अचानक कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि कच्चे मकान में रहना पड़े तो तकलीफ़ कुछ ज़्यादा होती है। कच्चे मकान में रहने वालों को भी तकलीफ़ होती है, बिना पंखा के सोने वालों को भी तकलीफ़ होती है, लेकिन एसी में सोने की आदत पड़ जाए और फिर बिना पंखे वाले जगह पर सोना पड़े तो तकलीफ़ कुछ ज़्यादा होती है। वो जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ अब मुझे यादव समाज के ऊपर दिखाई दे रही है। हम सत्ता में रहने का आदती हो गए। नेताजी ने लंबे वक्त तक हमें सत्ता में रखा या सत्ता को प्रभावित करने की क्षमता में रखा, और अब जो परिस्थिति पैदा हुई है, अब हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, आप ज़रूर आशावादी होंगे, आशावादी होना भी चाहिए, मैं भी आशावादी हूँ, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि यादव समाज सत्ता में जा रहा है। यहाँ तक कि सत्ता के दखल से भी दूर रहेगा। दखल भी देता तो अच्छा था। बीजेपी जो चाहती है कर डालती है, उसके पास तरीके। अब उसकी नज़र यादव समाज पर है। इस यादव समाज को हम कैसे बचाएंगे, ये हमारे सोचने के विषय है और टाइम से सोचने का विषय है। कैंसर अगर तीसरे स्टेज पर आ गया तब सोचने से भी कुछ नहीं हो सकता, वो तो पहले स्टेज पर ही ऑपरेशन हो सकता है। अब समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रमुख नेता हैं, उनकी स्थिति ये है कि वो आंख दिखाने बेचारे रामपुर भी नहीं आ सकते। अपने पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार भी करने के लिए रोक लगा दी। आजमगढ़ अपने प्रत्याशी का, अपने भाई का प्रचार करने नहीं जा सकते, काहे को एक आंख दिखा देते। अब आंख दिखाने से जो आदमी इतना परेशान होगा, सबको लगती है कि उन्हें जेल जाना पड़ जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, ईडी आएगी, सीबीआई आ जाएगी, फला हो जाएगा। यही काम हमारी आयरन लेडी कर रही है, हमारी बहन मायावती जी भी कर रही हैं कि उनको आंख दिखा दिया और बिल्कुल शांत बैठी। अब वो उठने को तैयार नहीं है। वो सोच रहे हैं कि अब इस उम्र में आराम से बाकी ज़िंदगी कट जाए, कौन जाएगा जेल। मुख्यमंत्री तो बन ही लिया, इससे ज़्यादा तो कुछ बनना था ही नहीं। और हमारा यादव समाज का नेता भी मुख्यमंत्री तो बन ही लिया, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। प्रधानमंत्री होता है, वो सपना तो बड़ा दूर है। हमारे बड़े नेताजी को ही सपना पूरा ना हुआ तो छोटे नेता को क्या होगा। तो अब बात यह है कि हमारा जो इसको हमने रहनुमा बनाया, अपना नेता बनाया, वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने धन दौलत की सुरक्षा के लिए, जेल जाने से बचने के लिए ट्वीट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव के नतीजे आए। उस चुनाव के नतीजे में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई और जो समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक जीत के आए हैं वो इसलिए आए हैं कि मुसलमान खड़ा था साथ, और भारतीय जनता पार्टी से परेशान अति ओबीसी की जो जातियां थीं, सैनी था, कुशवाहा था, जो लोधी था, और बिरादरी के लोग थे, कुछ गुजर भी, ये थोड़े थोड़े संख्या में वोट दिए थे। तब हालत ये हुई कि बहुमत नहीं बना और पीछे रह गए। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 2024 में, उसमें मुसलमान कांग्रेस के साथ जा रहा है या तलाश रहा है कि कहाँ जाएं। बाकी ओबीसी समाज के जो लोग थे वो पहले भी साथ नहीं देते। क्या ये जो कुशवाहा समाज है, लोधी समाज है, कुर्मी समाज है, ये जो गडरिया समाज है, ये पहले से ही सपा का साथ नहीं देते। उन्हें वो दर्द होता है। वो कई साल पहले सैफई वालों ने ये जुल्म किया था, मेरी लड़की उठाई थी, मेरा प्लाट उठाया था, कब्जा किया था, मेरी ज़मीन किया था, तमाम चीज़ें हैं, उनको याद आती हैं। अभी जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक नारा चलाया था पूर्वांचल की तरफ कि खेत चरवाना हो तो बीजेपी को वोट दे देना और लड़की उठवाना हो तो समाजवादी पार्टी को वोट दे देना। तो अब गजब की बात है। वो कहते भाई खेत चराएगा, चलो अगली बार फिर आएगा, लेकिन इज्जत चली गई तो अब इतना डर पैदा कर देते। ये डर कैसे पैदा हुई? कुछ कर्म खराब हुए हैं। जितने बदनाम यादव हुए हैं इतना खराबी नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कहीं बिना आग के धुआं निकलता नहीं है। तो जो हमारा इतिहास था वो बहुत अच्छा नहीं था। आज हमें ऐसा लगता है कि नए नेतृत्व की जरूरत है। परिवारवाद ऐसा कलंक है कि अगर ये कलंक न गया तो समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। आखिर इसमें क्या फर्क पड़ता है? समाजवादी पार्टी में कितने नेता, एक दो नेता का हजारों नेता हैं। दूसरा कोई नहीं बन सकता क्या समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष? बन सकता है, और अखिलेश जी भी रहे, उसमें क्या बुराई है? पूरा सैफई परिवार रहे, लेकिन अध्यक्षता किसी और को दे दो। ऐसा लगे कि कभी पूरब वाला अध्यक्षता कर रहा, कभी मुरादाबाद वाला कर रहा, कभी लखनऊ वाला कर रहा, कभी सहारनपुर वाला कर रहा, कभी आगरा वाला कर रहा है, कभी गोरखपुर वाला कर रहा। ऐसा लगे कि पार्टी पार्टी है। आज तो लगता है पार्टी गैंग है।
अब ये पार्टी और गैंग में तो फर्क करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आज हमें सोचना पड़ रहा, ये आरोप नहीं लगना चाहिए कि समाजवादी पार्टी पारिवारिक पार्टी। अगर ये आरोप आगे बना रहेगा तो बीजेपी फिर इसी हथियार का इस्तेमाल 24 में करेगी, 27 में करेगी। तो एक तो समाजवादी पार्टी अगर सुधर गई बहुत अच्छा, और ना सुधरी तब क्या होगा। जो नतीजा अभी आया है लोकसभा में, यही नतीजा 2024 में आने वाला है। मैंने ये बात क्यों बताया, क्योंकि अब विपक्ष की जगह खाली हो गई। अब केवल सत्ता पक्ष बचा है, विपक्ष खत्म है। और विपक्ष की जो खाली जगह है, अगर यादव समाज ने, ओबीसी के लोगों ने नहीं भर दिया तो वो जगह भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भरेगी। ये चेतावनी का वक्त है, सोचने का वक्त है। और अगर ये सोचते रहे कि सैफई वाले ही वो जगह भरेंगे तो ये भ्रम हमारा आपका जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा होगा। अखिलेश जी को कोई दिक्कत तो है नहीं, वो तो सदन में भाषण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं है तब भी विपक्ष के नेता तो है ही हैं। वो तो आराम से वहाँ सुरक्षित हैं, उनका तो कोई बुलडोजर नहीं चल रहा, उन पर तो कोई हमला नहीं हो रहा, ना उनको जेल भेजा जा रहा। लेकिन जेल कौन जा रहा? यादव समाज के पूरे प्रदेश के लोग, उन्हें जेल भेजा जा रहा। ईडी की नोटिस आ रही है, सीबीआई पकड़ रही है, हालत खराब है, हाहाकार मचा हुआ है। तो अखिलेश जी को तो तकलीफ है नहीं, तकलीफ तो यादव समाज को है। अगर इस वक्त आपने विपक्ष की खाली जगह ना भर दिया तो फिर ये मौका आपको भविष्य में मिलने वाला नहीं है। जगह तो भरी जाएगी, दुनिया में कोई चीज खाली नहीं रहती, जगह भरी जाएगी, लेकिन उस जगह पर यादव नहीं होगा, उस जगह पर ओबीसी समाज का आदमी नहीं होगा। या तो समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी बनेगी, और अगर समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनेगी तो यह जो फूंका हुआ कारतूस है ये 24 में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये नहीं होगा। 24 में नया मंच यादव समाज का आएगा, नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी, और उस नए मंच, नया बैनर, नया झंडा, नए स्लोगन, नए नेतृत्व के साथ हम लोग 24 में उतरेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को वो वॉक ओवर नहीं देंगे जो वो सोच रहे हैं कि हम 85 की 85 सीटें जीत लेंगे। हम इतनी आसानी से उनको जीतने नहीं देंगे। लेकिन इस बार यह जो नया मंच होगा, ये जो नई पार्टी होगी, अगर बनती है तो ये खाली यादव समाज की नहीं होगी। ध्यान रखना, एक बिरादरी का आदमी कभी भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकता। आपने इसका नमूना देख लिया, रामपुर की सीट हार गए, और आजमगढ़ जहां सारे यादव हैं वो सीट भी हार गए। अब जो गलतियां पहले सैफई परिवार से हो गई थी वो गलतियां हमसे होनी नहीं चाहिए। हमें बाकी जो समाज है, लोधी समाज है, कुर्मी समाज है, गडरिया समाज है, सैनी समाज है, बाकी जो लोग हैं उनको अपना छोटा भाई समझ करके जो बड़ा भाई का फर्ज है वो हमें निभाना पड़ेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये तो पनिहवा सांप है, ये जहर नहीं है, ये पनिहवा सांप है, पछियारा सांप है। इसका मुंह एक बार थन पकड़ लिया ना, अब पकड़ लिया तो ची ची करने लगेगा, इसमें कुछ है वे ना। तो ये जो पकड़ना जानते हैं वो पकड़ लेते हैं, और जो डर रहे हैं वो भाग रहे हैं। वो पनिहवा सांप पीछे 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 दौड़ा रहा, सबको दौड़ा रहा, ये पनिहवा सांप है। लेकिन पकड़ेगा कौन? अब ओबीसी समाज में सबसे ऊपर कौन? यादव समाज है। ये यादव भाई लोग पनिहवा सांप का फन पहले पकड़ेंगे। अब जब पकड़ लेंगे उसका फन, तो नीचे जो पूंछ वूछ पड़ी है ये हमारे लोधी कुर्मी, इनको पकड़ो यार, तुम भी पकड़ो, पीछे वो भी पकड़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे, वो जोखिम मोल नहीं लेंगे। उन्हें लगेगा काट लेगा, यादव ही जोखिम लेगा, बाकी दूसरा कोई समाज जोखिम नहीं लेगा। लेकिन इसी भावना से लेगा कि पहले पकड़ के फिर सांप दूसरों को पकड़ा दो, एक मुट्ठी लोधी की, अगली कुर्मी की, अगली सैनी की, सबको पकड़ा दो, उसमें मुसलमान भी मुट्ठी में पकड़ लेगा कि भाई आप ठीक है, तो पकड़ के उसका अंतिम संस्कार कर दो। अभी आज तो ये कहते हैं कि मुसलमान खतरा है, मुसलमान खतरा है इसलिए हिंदुओं की जमीन कब्जा कर लेंगे। ये समझ ही नहीं आता। मुसलमान खतरा है तो किसानों की जमीन कब्जा करने से मुसलमान का खतरा कैसे जाएगा? इन्होंने खेती के कानून बनाए, सबकी जमीन कब्जा कर लो, अब कब्जा करके अडानी को दे दो। अच्छा, सारे लोगों की जमीन कब्जा होगी तो यादवों की भी होगी, वो तो लोधियों की भी होगी, वो तो कुर्मियों की भी होगी, वो तो ब्राह्मणों को भी होगी, वो तो ठाकुरों की भी होगी। जमीन तो सबकी कब्जा होगी, खाली मुसलमानों की कब्जा होगी क्या? सबकी जमीन कब्जा होगी। इससे मुसलमान का खतरा कैसे टल जाएगा? कभी दिमाग लगा?
डीजल पेट्रोल इन्होंने 60 रुपए से बढ़ा के 100 रुपया कर दिया। अब 40 रुपया डीजल पेट्रोल से वसूलना हर लीटर के पीछे इतना पैसा वसूल रहे हैं, इससे मुसलमान का खतरा कैसे चला जाएगा। इन्होंने सिलेंडर 300 साढ़े 300 रुपया का सिलेंडर बढ़ा के 1000 रुपये में कर दिया। इतना महंगा सिलेंडर बेचने से मुसलमान का खतरा कैसे खत्म हो जाएगा। जीएसटी रोज बढ़ाते चले जा रहे हैं, 28% तक जीएसटी। आप सोच रहे 100 रुपये में 28 रुपया सरकार ले लेती है क्या? केवल मुसलमानों पर जीएसटी लग रही है, आटे दाल पर लगा रहे हैं, एक भिखारी के कटोरे पर जीएसटी लगी है। अब सेना में भर्ती नहीं होगी, वो क्या है, अग्निवीर योजना। अब 4 साल के ठेके पर लोग जाएंगे और उसके बाद 4 साल बाद सेना से रिटायर, आप घर वापस आ जाओ। अच्छा, अगर सेना की भर्ती बंद हो जाइए, इसे कहते हैं किराए के लड़ाके। अब इन लड़ाकों को क्या होगा, यूक्रेन वालों को जरूरत है तो अभी अफ्रीका से मंगा रहे हैं, फिर इंडिया से मंगाएंगे। वहां क्या कहेंगे कि रोज तुम्हें 2000 रुपये देंगे, आकर के रूस से लड़ो। अब भारत सरकार समझौता करके भेज देगी, यहाँ से 1 लाख युवकों को ट्रेनिंग मिली गई है बंदूक चलाने की, वो बंदूक दे देंगे और वहां चला के मर जाएंगे। अगर मर गए तो 1 करोड़ रुपए परिवार को दे देंगे और लौट आए तो वही जितना दिन वहां थे 2-2 हजार रुपया लेके आ जाएंगे। मतलब किराए के लड़ाके बनाने के लिए हमारे युवकों को यूक्रेन भेजा जाएगा, अमेरिका भेजा जाएगा, जापान भेजा जाएगा। विकसित देश अपने जनता को मारना नहीं चाहते, सेना भर्ती करके हमारे लोग वहां जाके मरेंगे। इससे मुसलमानों का खतरा कैसे खत्म हो जाएगा। अगर आपका दिमाग काम करता, भाई मुझे भी गाइड करो, मुसलमानों की डर दिखाओ और हिंदुओं की जेब काटो, ये कौन सा बात है। ये सब लोग कहते हैं ये हिंदुओं की सरकार है, मुझे समझाओ ये हिंदुओं की सरकार कैसे है। ये सारे ईडी के नोटिस, सीबीआई के नोटिस, इतना आतंक मचा दिया। आप चुप रहिए, जानते हैं किस बात के लिए, क्योंकि जिससे चुप रहने की आपकी आदत पड़ जाए, सरकार से डरना सीख जाए और एक दिन आपकी जमीन कब्जा करके उनको, अडानी को दे दिया जाए। अगर आप लड़ेंगे तो जमीन छोड़ेंगे नहीं। ये लड़ने की आदत खत्म करने की कोशिश है। इनको कहा गया है कि मोदी जी अगर किसानों की जमीन कब्जा करके हमें दे दिया तो जब तक कहोगे तेरे को प्रधानमंत्री बनाकर रखेंगे। क्यों? सारे टेलीविजन चैनल इनके हैं और दिन भर झूठ बोलते हैं, हाय रे मोदी, महान मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी। और ये जनता तो टीवी देख करके उसके दिमाग में टीबी हो जाती है। किसी के सोचने की शक्ति थोड़ी है। यही टीवी वाले बोले कि गणेश दूध पी रहा। जितने पढ़े लिखे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, एमपी, एमएलए, ये कलेक्टर, जितने बड़े ज्ञानी, डॉक्टर, इंजीनियर, सब लोग गिलास लेके गणेश को दूध पिलाए। तब वहां अनपढ़ पढ़ा लिखा बराबर ही हो गए थे। याद है सन 94 की बात है। सब गणेश को दूध पिलाए थे। क्यों? टीवी वालों ने कह दिया। टीवी वालों ने कह दिया कि गांधी, इंदिरा गांधी महान, लोगों ने मान लिया। बहुत कम वो लोग, 1000 में 1 आदमी होता है जो अपनी बुद्धि से सोचता है, बाकी समाज टीवी से सोचता है। टीवी अखबार में जो कुछ आएगा वही दुनिया मान लेगी। और तो और कि इनको न कंट्रोल किया तो सड़क चलते ही आपको रोकेंगे मोटरसाइकिल, भैया उतरो, क्या बात है जी, ये भाई पैंट शर्ट पहन रखा यार। हाँ तो पहन रखा पैंट शर्ट, तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये पैंट शर्ट अंग्रेजों का है, अंग्रेजों की सभ्यता संस्कृति यहाँ फैला रहे हो। इंडिया में रहोगे, अंग्रेजों की गाओगे, निकालो शर्ट, अपने शर्ट उतारो, पैंट उतारो, क्योंकि ये अंग्रेजों की है, हिंदुओं की है ही ना। पैंट शर्ट उतारने के बाद नीचे क्या, रूपा अंडरवियर दिखेगी। वो कहीं ये क्या, रूपा अंडरवियर, ये कहाँ से लाए? मत मानो, अभी तो मजाक सा लग रहा, ये हकीकत होने में ज्यादा देर ना। अगर ना रोका इनको तो आपकी चड्ढी बनियान तक उतारेंगे। बंडी पहनो, लंगोट पहनो और धोती पहनो, तब तो समझ में आता। ये पैजामा भी नहीं चलेगा, तो मुसलमानों का है। मान लो पैजामा पहन के विधायक जी हम आ गए यहाँ, तो हमें यहीं रोक लेंगे, भैया पैजामा है, मुसलमान आ रहा क्या? पैजामा पहनने वाले सब मुसलमान, पैंट शर्ट पहनने वाले सब क्रिश्चियन, सब अंग्रेज। मतलब कि अगर आपने न रोका, अगर ये धारा यहीं न रोक ली तो आने वाले जमाने में अति होने वाली है। और यहाँ तो ये बात शुरू हो जाएगी, धर्म का राज। धर्म का राज मतलब अहिर भैंस चराएगा। अहिर केवल भैंस चराएगा। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई और कोई काम कर रहा है, सेना में है, उसको लात मार कर उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, ये कह के कि धर्म का काम करो, धर्म के हिसाब से चलो। अहिर का काम भैंस चराना है, भैंस चराओ, गाय पालो, और दूसरा कोई काम अहिरों का नहीं है। चमारों को कह दिया जाएगा जूता गांठो, और रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा।
ये ओबीसी वाले आज जो डॉक्टर इंजीनियर बन गए, रिजर्वेशन का फायदा मिला के लेके, ये सब खत्म करने की योजना है, बहुत अति होने वाली। इसलिए और रोकेगा कौन? समाज में कोई तो लीडर चाहिए जो रोके। सब नाश पिट गया है, इसलिए आप लोगों को गांव-गांव जाना पड़ेगा। अब एक नया पुनर्जागरण की बात है, अब फिर से एक पुनर्जागरण होना चाहिए समाज का। जो हम पहले सोचते थे वो सारा सोचने का नजरिया गलत था। हमें नए नजरिए को अब स्वीकार करना पड़ेगा, नई पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, नया लीडर पैदा करने पड़ेगा, नई सोच पर अब काम करना पड़ेगा। अब आपको जा जाके मास्टर जैसे पढ़ाते हैं ना, मास्टर बन के गाँव-गाँव पढ़ाना पड़ेगा। वो पुरानी बातें सब बेकार हो गई, जितनी बातें हमने सोचा था सब बेकार। ये हिंदू के नाम पर जो हमने सोचा वो बेकार निकली, ये पिछड़ावाद अहिरवाद के नाम पर जितनी बातें सुनी थी वो बेकार निकली। अब नई बात चाहिए, नई बात के लिए हम लोगों के पास लंबे चौड़े साहित्य हैं। अब नया समाज किन मूल्यों, किन सिद्धांतों पर जिए? नया समाज ईश्वर, कौन से ईश्वर को माने, कौन से ईश्वर को नकारे? नया समाज, आने वाली पीढ़ी कौन सा धर्म माने, कौन सा धर्म नकारे? नया समाज किसको आदर्श माने, किसको घटिया माने, किसको पूजा करे और किसका तिरस्कार करे? अब नई बात है, ये पुरानी बातें कुछ भी चलने वाली नहीं।